तो आज हम लोग को जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट किया था लास्ट टाइम पर। अभी आज हम लोग को जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करंट कैरिंग कॉइल या लूप। ठीक है, ये हमको आज जो है करना है और हमको ये भी देखना है कि अगर कोई करंट लूप में अगर करंट फ्लो होती है तो वो दैट करंट लूप इट बिकम्स अ बार मैग्नेट। ठीक है। सो पहले तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये क्यों होता है, कोई इसका रीजन बताएगा? जैसे मैग्नेट के हमारे पास जो है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, तो क्या इनको हम अलग कर सकते हैं? नो सर। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग अगर चाहें तो अपना वीडियो ऑन करके भी बता सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसमें जो है कौन बोल रहा है ये भी पता रहेगा। यही सेम वीडियो जो है नेट पे अपलोड होगा। हाँ। सो अगर हम क्या हम जो मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं, ठीक है, क्या उनको हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो कर सर। सकते हैं। नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं किया जा सकता, कोई बताएगा? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा। तो उनको जितना भी हम छोटे छोटे टुकड़े में भी जब वो उन्हें बांटेंगे तो वो सर इस तरह से अलाइन हो जाएंगे कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो हम बिल्कुल एकदम उस लेवल पे चले जाएं जहां पर एक सिंगल मैग्नेट हो, उसको अलग कर दें। तब भी सर वो नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट कर लेंगे। हाँ, वो क्यों कर लेंगे, यही तो बात बस क्वेश्चन यहीं पर है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक पोल्स को हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे हो, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो एकदम फंडामेंटल यूनिट कहाँ है जहां से मैग्नेटिज्म शुरू होता है, कोई बताएगा? सर इलेक्ट्रॉन के स्पिन से। हाँ, कैसे? सर इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो वहां पे वो एक मैग्नेटिक लूप का जनरेशन करता है। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा एक तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और एक तरफ से अंदर जाती हैं। तो उस तरीके से हाँ सर वो एक छोटा सा बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस ये इलेक्ट्रॉन अभी एक ऑर्बिट में घूमने का मतलब है कि जैसे किसी जो है कॉइल में हम लोग को मालूम है, अगर जो है चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है और उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है चीज। तो ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो जो ऑर्बिट होती है, दैट ऑर्बिट बिहेव्स लाइक अ करंट लूप। ठीक है, वो एक पाथ होता है और उसका जो पाथ है ये एक तरीके का सर्कुलर या इलेक्ट्रिकली एक कॉइल के फॉर्म में होता है। ठीक है। और हमको मालूम है कि जब भी अगर कोई जो है किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो अगर हम जो है करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो उसके एक साइड इस साइड में जो है हमारा नॉर्थ पोल होगा और ऑपोजिट साइड में साउथ पोल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर कोई हमारे पास बाहर मैग्नेट है, हम उसको कट करते जाएं कट करते जाएं कट करते जाएं और इस लेवल पे पहुंच जाए कि बिल्कुल हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के उसमें आ गए ऑर्बिट में। तो अब यहाँ पर जो ऑर्बिट नाम की कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि आप इसको दो पार्ट में कट कर दें। इलेक्ट्रॉन जहां पर भी रिवॉल्व कर रहा है वही उसकी एक ऑर्बिट है। ठीक है। और इस ऑर्बिट का जो है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसके एक साइड हमारा जो है नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साइड साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस मीन्स अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आप लोग को आप लोग को उल्टा समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो मेरे हिसाब से जो है करंट की डायरेक्शन ये ऐसे हो गई। ठीक, तो जो है हमारी तरफ जो है क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल होगा और आपकी तरफ साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम मैग्नेट को कभी भी दो पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ऐसा कोई एक, ऐसा एक कोई बार मैग्नेट था, हमने इसको जो है इसका एक एक जो था हमारा ये
लाइक ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, हमने इसको बीच से कट किया। जैसे बीच से कट करेंगे तो अभी क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल लाइंस ऐसे निकल करके और साउथ में ऐसे एंटर कर रही, और इसके अंदर जितने भी ऐसे लूप बन रहे होंगे उन सबका एक साइड में नॉर्थ, दूसरे साइड में साउथ, ऐसे हर जगह ऐसे होगा, तो इंटरनल जितने भी नॉर्थ साउथ होंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल हमको इसके एंड के लगभग जो है 8% लेंथ के अंदर हमको एक इफेक्टिव यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखेगा, और यहाँ पर इस लेंथ से 8% लेंथ के अंदर जो है यहाँ पर एक इसका इफेक्टिव साउथ पोल होगा, ठीक है। जैसे इसको हम कट करेंगे, अब क्या होगा, जो नॉर्थ और साउथ जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इसका जो नॉर्थ होगा ये इसके साउथ को कैंसिल कर रहा, तो इसका जो ये नॉर्थ होगा ये अलग हो जाएगा, और ये इतना पार्ट जो है एक बार मैग्नेट फॉर्म कर लेगा, जिसका साउथ इधर नॉर्थ इधर। और ऐसे ये इधर का जो पार्ट जिसका साउथ इधर था नॉर्थ इधर, अब ये एक अलग मैग्नेट बन गया, ठीक है। ऐसे हम कट करते करते चले जाएंगे लगातार, और ऐसे हम इनफिनिटली एकदम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के उसमें आ गए। तो अब हम अगर हम ऐसा, अगर सपोज कर लो पॉसिबल हो कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को हम इस ऐसे कट करते हैं तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, बट ऐसा फिजिकल कोई ऑर्बिट नाम का वहां पर कोई फिजिकल चीज नहीं होती, वो तो इलेक्ट्रॉन जिस जिस जगह पे भी घूम रहा है उसी को हमने उसकी ऑर्बिट बोला है। और वही ऑर्बिट की जो एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, दैट एक्सिस एक्सिस बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट, ठीक। और इस तरीके से किसी भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उन सब में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट रैंडमली होती है, ठीक, और उसी के हिसाब से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ आ गई। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। तो ये तो बात हो गई जो है बार मैग्नेट की, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ठीक है। फील्ड वर्ड हम जब भी यूज करेंगे, फील्ड का मतलब सिंपली होता है कि एक ऐसा रीजन, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो स्पेस जहां पर ये किसी दूसरे मैग्नेट पर एक टॉर्क अप्लाई कर सके, ठीक है, दूसरे मैग्नेट को इसको रोटेट करने की जो है टेंडेंसी हो, ठीक है। उस पूरे स्पेस के उस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो region means that the region of space surrounding a magnet in which it may tend to rotate another test bar magnet, ठीक है। किसी भी बार मैग्नेट के किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग का वो सारा स्पेस जहां तक एक किसी भी एक टेस्ट बार मैग्नेट को क्या करे, उसको एक टॉर्क अप्लाई करे, उसको रोटेट करने की टेंडेंसी हो, उस पूरे स्पेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके का आ जाता है फील्ड हमारा, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ऑफ फोर्स से। हाँ, अच्छा, जस्ट अ मिनट में
ओके, सो अभी मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस सर। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? उसको हम लाइन ऑफ फोर्स से। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? किसी भी मैग्नेट से एक हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इस मैग्नेट से कुछ एक इनविजिबल सी जो है रेज ऐसे निकल रहे हैं, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो लाइट निकलती है, ऐसे ही जो है ये लाइट हमको दिखती है, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है ये हम इनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी जो आईज हैं दे आर नॉट कैपेबल टू सेंस दीज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बट यहाँ पर एक इनविजिबल, मतलब हमारे लिए जो इनविजिबल है, जो हम नहीं देख सकते, ऐसी एक रेज निकलती है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, और ये ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घूमते हुए जो है मैग्नेट के ही साउथ पोल में एंटर करेगी, और मैग्नेट के अंदर फिर से जो है साउथ से लेकर के नॉर्थ तक चलेंगे। तो इस तरीके की एक इनविजिबल रेज होती है। ठीक है, तो इन रेज की डेंसिटी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट के जो उसका एंड होगा, ठीक है, जैसे मैंने सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमने मैग्नेट लिया हुआ है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और ऐसे घूमते हुए अलग अलग रेडियस के इसमें जो सर्कल्स में जो है ऐसे लाइंस जाएंगी और यहाँ पर एंटर करेंगी। तो हमको मालूम है कि जैसे यहाँ से जब क्योंकि सारी ही लाइंस निकल यहाँ से रही हैं, और फिर ये स्पेस में ऐसे घूमते हुए यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, इट मीन्स की सारी लाइंस की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। अगर यहाँ से 10 लाइन निकल रही है तो यहाँ पर तो 10 होंगी, और यहाँ पर भी जो है 10 लाइंस होंगी। लेकिन ये 10 लाइंस जो है इससे निकलने के बाद में सब 10 एक जगह एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, एक कोई यहाँ से जा रही है, उससे बड़े सर्कल से आ रही है, और उससे भी बड़े, इन सबकी क्या होगी, डिस्टेंस वेरी करती जाएगी, दूर दूर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है किसी ऐसा रीजन जहां पर इनकी जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया अगर कहीं पर भी सेम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम यहाँ अगर देखेंगे तो एरिया इसका बहुत कम होगा, इस टिप पर यहाँ पर एरिया बहुत कम है, लाइंस कितनी 10 ही निकल रही। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया हमने कुछ वैल्यू निकाली। इससे जब हम दूर जाएंगे, अब यहाँ पर इतना ही एरिया हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो है लाइंस क्या होंगी, कुछ कम निकल रही होंगी। ठीक है, और दूर जाएंगे तो और कम होंगी। इसको मैं आप लोग को जो है इसमें पेपर पेन में बता दूं। ये आपको विजिबल है, दिख रहा है? ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, सो जैसे ये हमारा एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ से ऐसे लाइंस निकली और इसके अंदर फिर सेंटर करी, ऐसे दूसरी और बड़े इससे निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही इधर भी जाएंगी। तो हमने इतना सा एरिया लिया। ठीक, इस एरिया से अभी तो टोटल लाइंस निकल रही हैं, तो नंबर ऑफ लाइन सपोज कर लेते हैं इसका एरिया क्या है, ए है। ठीक है, ये एरिया ए है, तो ए एरिया से 10 लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, सो 10/A नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इतना ही एरिया अगर हम अब यहाँ पर ले लें, इस जगह पर सेम एरिया, तो अब यहाँ से जो है नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, लाइंस दूर जा रही, तो अब क्या हो गई, नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से सेम एरिया से अब कम होगी। तो यहाँ का फील्ड अगर ये B1 है, ये B2 है, इसकी वैल्यू B2 की वैल्यू B1 से कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम आएंगे, ठीक है, अगर हम इस जगह पर देखें, इसको हम B2 ले ले रहे हैं, इसको B3 ले ले रहे हैं,
तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ से 10 थी, यहाँ पर केवल 2 ही दिख रहे हैं, यहाँ पर केवल 1 दिख रही है, ठीक है। इसमें V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अभी ये फील्ड कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। अब यही फील्ड जो है, सेम फील्ड यूनिफॉर्म भी होगा और सेम फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। जैसे हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, एवरीवेयर देयर इज रिलेटिविटी। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं। अगर हम जो है अर्थ के अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और उसके नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी देखें, और वही हम जो है इसको अगर हम इक्वेटर पे आकर के देखें, ठीक है, जैसे अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो अर्थ में हमने ये लिया कि ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ जैसे मैग्नेटिक लाइंस निकली, इसमें ऐसे एंटर कर गई, ऐसे निकली, ऐसे एंटर कर गई। ठीक, तो इट मीन्स अगर यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो इक्वेटर पर, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर ये इंटेंसिटी नहीं होगी, इससे बहुत कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेम यही कंसेप्ट है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोग को? यस सर। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कैसा है ये? नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम पूरा देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन अगर हम इक्वेटर पे ही हम रहें, ठीक है, सपोज कर लें अपने एक अपने इसमें स्कूल के अंदर हैं, अपने कॉलेज के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और वहां किसी एक जगह देखें, तो ये एरिया जो है ये बहुत क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, ये बहुत एक डॉट की तरीके अर्थ पर। ठीक है, डॉट भी बहुत बड़ा हो गया पूरे ग्लोब पर। तो वहां पर जितनी भी लाइंस पास हो रही होंगी, ठीक है, जैसे आपके रूम जहां पर भी आप बैठे हैं, इस रूम से जो जो भी फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक, वो पर यूनिट एरिया, जो आपके जो है रूम के एंट्री करते समय जितनी लाइंस वहां से किसी भी एक वॉल से जिधर से लाइंस एंटर कर रही हैं, जितनी वहां से एंटर कर रही हैं उतनी ही किसी अपोजिट वॉल से निकल रही होंगी। ऐसे नहीं होगी कि इधर से 10 लाइंस आ रही है और दूसरे वॉल से जो है केवल 2 ही लाइन। इतने छोटे से एरिया में इतनी जो है नंबर ऑफ लाइन्स हम ज्यादा डाइवर्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सेम इस मैग्नेटिक फील्ड को कब हम यूनिफॉर्म लेंगे, कब नॉन यूनिफॉर्म लेंगे, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज हम बाहर मैग्नेट के लिए करेंगे, तो बाहर मैग्नेट के लिए क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने बाहर मैग्नेट लिया है और हमारे सामने छोटा सा बाहर मैग्नेट ऐसे रखा है, तो इससे देखेंगे यहाँ पर फील्ड बहुत कंडेंस है, यहाँ पर दूर डेंस, मतलब जो बहुत लेस डेंस हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या? इट इज नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन सेम मैग्नेट सब कुछ प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं। लेकिन हम अर्थ की बात करेंगे, तो अर्थ में हमारे इक्वेटर में जो है एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब हम जाएंगे, ठीक है, लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी में भी अगर चले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ लाइंस पे या लाइंस की डेंसिटी पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? मैग्नेटिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस तरीके का कोई भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है कि इलिप्टिकल है? सी प्रैक्टिकली तो ये इलेप्टिकल ही होती है। ठीक है, क्योंकि इट इज यस नॉट सर। पॉसिबल टू मेक अ कंप्लीट सर्कल। यस सर। ठीक है, एलिप्टिकल भी एग्जैक्टली हम एलिप्टिकल भी नहीं कहेंगे, वो एलिप्स हमारा जो है वो ऐसे फॉर्म का होता है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर पोल्स के पास में क्या होगा कि वो लाइंस बहुत कंडेंस होंगी, तो एलिप्टिकल शेप ऐसा मिलेगा। लेकिन जैसे हम इक्वेटर पे आएंगे, तो ये एलिप्स का जो जो ये वाला जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है, ये इक्वेटर के पास होगा। ठीक है, इलिप्स में दो पैरामीटर होते हैं, एक सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी ओके ओके। माइनर एक्सिस, जो सेमी माइनर एक्सिस के पास जो पॉइंट्स होंगे, वहां पर क्या होगा? डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होगी अर्थ के केस में। ठीक है, यस सर। और जो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके एंड्स पे अगर हम जाएंगे, तो वहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी? वो बहुत ज्यादा होगी।
ठीक है, ज्यादा भी होगी तो वो भी क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, वो यूनिफॉर्म ही होगी। ठीक है, अर्थ के केस में, क्योंकि एरिया अगर बहुत ज्यादा है, ठीक, वहां पर भी यूनिफॉर्म होगी सर्टेन रेंज के लिए। लेकिन अगर हम रेंज बहुत ज्यादा ले लें, कि हम नॉर्थ पोल से एक जगह से और मीन्स एंटार्कटिक से लेकर के आर्कटिक तक अगर जा रहे हैं रीजन पे, तो वहां पर फील्ड हमारा फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जो है, तो अब इसमें जैसे अगर कोई मैग्नेट है हमारा, तो इसी मैग्नेट के इस सॉरी, कुछ भी जो है यहाँ पर सच कोई, तो ये जो लाइन है जो अर्थ मैग्नेट के सेंटर से पास हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, हर मैग्नेट के लिए, अर्थ के लिए जरूर नहीं कि इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर केवल अर्थ के लिए, सब जगह है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, और इसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का मतलब है कि जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। अगर इसमें कोई लाइन अगर तिरछी ले लेंगे हम, कि जो सेंटर से जा, मीन्स सेंटर से जाना तो इम्पोर्टेंट है, कि सेंटर से जाए तो इट मीन्स मैग्नेट के दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सेंटर से जाने के साथ साथ इस मैग्नेट की परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस दोनों पोल से क्या होगी, बराबर होगी। अगर आप इसको तिरछा कर देंगे तो एक से कम हो जाएगी, दूसरे से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर नहीं कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। तो Yes, sir. तो वो सारी ही लाइंस जो मैग्नेट के सेंटर से जा रही हैं, ऑल दी लाइंस आर नॉट मैग्नेटिक इक्वेटर, ओनली दैट लाइन और ओनली दोज लाइंस आर टर्म्ड एज magnetic equator which are apart from passing through its center, they are also normal to the magnetic axis। ठीक है, सेंटर से जाना चाहिए मैग्नेट के, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइंस को ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक इसमें और आता है कि मैग्नेट की अगर हमको लेंथ बतानी हो तो कैसे बताएंगे। तो ये जो मैग्नेट्स हैं हमारे, तो जैसे अगर कोई एक ये मैग्नेट है, तो इसमें जो पोल होता है मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ पोल, ये एग्जैक्टली इसी के यहाँ पर एंड पे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो दूसरा साउथ पोल होगा एंड पे नहीं होगा, एंड से थोड़ा ये अंदर होता है। अभी कितना अंदर होता है देख लेते हैं। तो ये जो पोल्स के बीच के डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक, सर और जो थोड़ा तो, साइड में कर लीजिए। अच्छा अभी दिख रहा है? यस। ठीक है, अभी दिख रहा है। तो ये जो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज
ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इसकी इतनी लेंथ है। लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ होती है इसको हम सब लिख लेते हैं एल एम से, और इसको लिखते हैं एल जी से, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, हमको दिख रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ से बड़ी है, ज्यादा है, तो इट मीन्स एल जी अपॉन एल एस। ये जो एल जी जो होता है, ठीक है, दिस या एल एस, इट इज 84% ऑफ एल जी। जो टोटल जो हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ है इसका 84% होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो लेंथ है ये 16, ये प्लस ये कितना 16% है, मीन्स जो मैग्नेट की जो एक्चुअल जो आपको जो आप जो एंड आपके हाथ में होगा वहां से इस टोटल मैग्नेट की जो 8% लेंथ है उसके 8% के अंदर जा करके जो है मैग्नेटिक पोल होगा, ठीक है, नॉर्थ या साउथ दोनों ही, इधर से 8% लेंथ अंदर, इधर से 8% लेंथ अंदर। यहाँ पर इसके पोल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके इधर तो कोई स्ट्रेंथ इसी होगी नहीं, और इधर ये स्ट्रेंथ क्या होने लगेगी, फिर ये लाइंस डाइवर्ज होने लगेंगे, ठीक है। इस पोल के दोनों पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कैसी पैरेलल है, और इस पोल के इधर अब लाइंस क्या होंगी, डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और ऐसे यहाँ से भी लाइन यहाँ पर, इनको क्या बोलेंगे, इधर वाले के लिए हमने बोला डाइवर्ज हो रही है, इधर वाले के लिए क्या बोलेंगे, इमर्ज। इमर्ज नहीं, इमर्ज और डाइवर्ज तो दोनों इसी के लिए यूज करेंगे। अगर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, कन्वर्ज होना, ठीक कन्वर्ज। है, हाँ कन्वर्ज, ठीक है। यहाँ से लाइंस क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, और यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब कि ये यहाँ से लाइंस क्या हो रही है, दूर दूर जा रही है, और यहाँ पर लाइंस क्या हो रही है, सब एक पॉइंट पे आ रही हैं, और इन दोनों के बीच में लाइंस कैसी हैं, यहाँ से निकल करके यहाँ तक स्ट्रेट जा रही है। इट मीन्स इस मैग्नेट के अंदर लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और मैग्नेट के बाहर जो है वो इनके डिस्टेंस, लाइंस का सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका इसका जो है रिलेशन हो गया। अब इसी को हम ये लिख सकते हैं, 84% का मतलब हो गया 84/100 ऑफ एल जी। सो एल जी अपॉन एल एस, ये क्या आ जाएगा, 100/84। तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, 25/21, ठीक है। सो एल जी बाई एल एस का रेशियो क्या हो गया, 25/21। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक। ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए, ये कोई भी अगर बाहर मैग्नेट है तो उसमें ऑलमोस्ट यही लेंथ सभी की होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। यस सर। हाँ, यस, इफेक्टिव लेंथ वाला जो वो है कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक लेंथ वाला, तो सर वो केवल हाँ, बार मैग्नेट में कि हर मैग्नेट में ऐसा होगा? हर मैग्नेट में, हर मैग्नेट में, ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर द बार मैग्नेट, ठीक। कोई भी देखो, मैग्नेट कोई भी है वो बार मैग्नेट ही है, ठीक है। वो कितना भी छोटा होगा तब भी उसकी जो एक्सिस है, दैट एक्सिस बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, यस सर। ठीक है। अब जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेट दिख रहा है ये तो हमारे पास एक एक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जिसकी आपको ज्योमेट्रिकल लेंथ पता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की बात करेंगे तो वहां पर वो जो उसकी एक्सिस जो कि बार मैग्नेट के तरीके बिहेव कर रही है, उस एक्सिस की कोई आपके पास फिजिकल जो है लेंथ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये चीज हम वहां पर ऐसे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये हमको जो है कहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जो बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है। यस सर। तो सर इसका क्या रीजन यस, है सर कि वो हमेशा 84% में ही पाई जाती है ज्योमेट्रिकल, जो हमारे पास जो पोल्स हैं उनकी इफेक्टिव जो लेंथ हाँ है वो सर लेंथ है वो हमेशा? 84% ही क्यों है, ठीक है। यस। उसका रीजन उसका ये होता है कि जैसे ये मैग्नेट है हमारा, लाइक ये मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कई तरीके से यहाँ पर
सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो है इधर की तरफ ऐसे आ गया। ठीक है, अगर ऐसे करंट है तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर इसका साउथ पोल हो गया। ऐसे ही जो है यहाँ पर कोई मैग्नेट होगा, उसका इधर हम साउथ पोल ले लेते हैं, इधर की तरफ इधर सॉरी नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल। इस तरीके से कई सारे जो ऑर्बिट्स हैं वो रैंडमली क्या होंगे, वो ओरिएंटेड होंगे। ठीक। तो अगर हम इसको किसी भी जो है या तो ये खुद ही मैग्नेट हो, अगर ये खुद मैग्नेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्हीं का कुछ अरेंजमेंट इस तरीके होगा। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, बाहर मैग्नेट है, तो इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि ये इसका नॉर्थ पोल, इधर इसका साउथ पोल, नेक्स्ट एक इसका नॉर्थ पोल, इसका इधर साउथ पोल। और ये इस तरीके से, ये तो मैंने दो दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ और ये यस। साउथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऐसे इसके बगल में नॉर्थ होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट वाले से। ठीक। बट ओवरऑल जो सेंटर का जो पार्ट है, एग्जैक्टली सेंटर पर फील्ड क्या होगा, जीरो। एग्जैक्टली यस सर। सेंटर पर फील्ड जीरो। और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो अब क्या होगा कि आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। अयन अपना माइक चेक करो, स्पीकर वगैरह। सो यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अब क्या होगा, यहाँ के इसके आगे साउथ पोल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से अब जो है इफेक्टिव नॉर्थ पोल हमको जो है ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है। तो यही इसका एक इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेट के अंदर जो पोल की स्ट्रेंथ होती है, ऐसा यहाँ पर कोई फिजिकल कोई यहाँ पर कोई डॉट या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप चार्ज देखते हैं कि कोई एक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन है, ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, फिजिकली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट एक यहाँ पर एक इफेक्टिव एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से इट इज सपोज कि यहाँ से अब सारी लाइंस क्या होती है, डाइवर्ज होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक पोल। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि इसकी जो लेंथ होती है, ये मैग्नेट से इसकी जो सरफेस यहाँ से 8% अंदर मिलता है। ठीक है, यहाँ से भी 8% अंदर, तो ओवरऑल जो है इस 16% इसकी लेंथ क्या हो जाती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? तो ओके, सो कितने लोग को ये बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई भाई? आ गई सर। Actually, whenever you raise your hand, so I'm not able to guess whether you are marking any question or you want to ask something. So do not. I don't think it is better to raise your hand because you are not very large in number. So you may ask your question or you may turn on your mic and reply. ओके सर। Hello, hello, हाँ जी। अच्छा, मैं क्लास में हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। सो ठीक है। सो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है? सर आ यस गई। सर। अरुण, अरुण ओके, अभी तो बेटा आपने जो है अपने चेंज नहीं किया है। यस सर। काजल। काजल, ओके काजल। काजल अपना आईडी से इसमें ज्वाइन किया करो आप। यस सर और करना। अच्छा, यस और सर। ओके आर्यमन। यस सर। अच्छा, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है, हम लोग इसको इसीलिए बेसिक से इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बिल्कुल अ, जो बहुत ही मीन्स अगर टफ प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम है तो एक्चुअली नीट में आपका पूछा कंसेप्चुअल ही जाता है। ठीक है, सो अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप फिर वो जो है उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ठीक, इसे हम लोग बेसिक से शुरू करके तब उसके जो है हायर की साइड में चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, अभी हम लोग जो है
नेक्स्ट जो है हमारा उस पे आते हैं टॉपिक पे। सो नेक्स्ट जो है अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कूलम्स लॉ है। ठीक है, अब दोनों में बिल्कुल अच्छा, अभी हम लोग को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में जो किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी से हम इसको जो है लिंक करते हुए चलेंगे। तो लिंक करने से क्या होता है, आपको जो है डबल एडवांटेज है। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज होता जाएगा, और दूसरा मैग्नेटिज्म आपका जो है ये भी उसके साथ में अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ किया था, वहां पर क्या था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, दे मे बी ऑफ अपोजिट, दे मे बी इन दे मे बी अपोजिट इन पोलैरिटी, और दे मे बी सेम इन पोलैरिटी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे करके हो सकता है। सो आपको ले लीजिए, ये लीजिए। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस हमारे कैसे हैं, सेम पोलैरिटी के हैं कि अपोजिट है। अगर अपोजिट होंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होगा, और सेम है तो वहां पर रिपल्शन होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जनरल टर्म फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो अगर कोई वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर कोई दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम कैसे निकालते थे कि F equal to means that force of interaction, it is directly proportional to the product of the forces। मैं जब 12th में था तो मुझे ये फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होता था। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल। मुझे ये जब मैं 12th में था, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये पढ़ा था, तो मुझे कभी भी ये फॉर्मूला जो है Q1 Q2 क्या है और कैसे कहीं पे इनटू है, मुझे हमेशा कभी कभी डाउट हो जाता था कि Q1 Q2 ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, या आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पे रेडियस आता है, ये ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन से रहता था। ठीक है, अभी आप लोग को नहीं होगा क्योंकि आप लोग इसमें काफी समय से इसमें पढ़ रहे हो, लेकिन जिनको है उनके लिए बता रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मूले को आप जो है एज ए फॉर्मूला रटो मत। ठीक है, कि F इक्वल टू दिस इंटू Q1 Q2 by R स्क्वायर, ऐसा करके नहीं। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि F क्या चीज है। F यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था कि F चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो वो मैंने कैसे उसको समझा, ठीक है, वो मुझे आज तक नहीं भूलता है। ठीक है, मैंने उसको कैसे समझा कि हाँ, अगर कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मैंने ये दो सेंटेंस जो है इस तरीके से अपना जो है माइंड में बना लिया। ठीक है, और फिर खाली इससे मेरी एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, इससे मेरी जो है एक्चुअली बहुत सारे जो है ये कंसेप्ट मेरे बहुत जगह काम आया। ठीक है, कि जो कोई भी दो चीजों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये हर जगह लगने लगा। ठीक है, अब ये उसमें आप ग्रेविटेशनल में जाएंगे तो वहां पर अगर कोई भी हमने दो मास ऑब्जेक्ट ले रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ, वहां पर अट्रैक्शन ही होता है केवल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डायरेक्टली उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और यही चीज अब हमने यहाँ पर अप्लाई की मैग्नेटिज्म में। तो जैसे यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या लिया, वहां पर हमने अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मैटर मास लिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आए तो वहां पर हमने क्या लिया,
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये जो भी चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम मैग्नेटिज्म में आते हैं, तो यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फोर्स पता करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द मास ग्रेविटेशनल के केस में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, ऐसे मैग्नेटिज्म में क्या आया, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल। अब बिल्कुल वैसे रिलेशन है, ठीक है, कि दैट दिस द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू magnetic monopoles is directly proportional to the product of their magnetic strength, and it is inversely proportional to the square of the distance। means अगर हम इसको qm से represent करें, qm1 and qm2, qm1 means magnetic strength of one magnetic monopole and qm2 is the magnetic strength of another magnetic monopole। so qm1 into qm2 divided by r square। इसके जो है क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब हमको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटानी है, ठीक है। तो इसको मैंने देखो कैसे कंपेयर करके एक बना लिया, कि अब मुझे वो चीज जो है मीन्स कभी भी स्किप नहीं होती है, कि ये एक तो हो गया कि ये प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल के केस में हमने क्या लिया, कैपिटल जी, ठीक है। उसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 ऐसे करके है। और यही जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या गया, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो गया, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और यही चीज यहाँ पर जो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इट इज μ0/4 पाई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म के केस में कूलम्स लॉ कैसे यूज करना है, ठीक। तो ये बात आप लोग को समझ में आई। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो अभी आप लोग जो है मैंने ये कई चीजें आपको लिंक करके इसलिए बताई हैं कि ये तो बहुत एक छोटा सा केस है, ठीक है, आपके और भी सब्जेक्ट्स में काम आएगा ये। तो आप इसको कोई भी चीज जैसे पढ़ रहे हैं, आप उसको कहीं से उसको लिंक करिए कि यहाँ पर ऐसे होता है, तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, तो दोनों में लिंक क्या है, ठीक है। अगर वो दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फोर्स, अब हमने या इस तीनों में लिंक जो कॉमन चीज है वो क्या है, मतलब जहाँ एक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी, और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। इन सब में कॉमन क्या चीज है, फोर्स, ठीक है। फोर्स है जो तीनों में ही लग रहा है। तो ये फोर्स अलग अलग केस में कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमने देखा। तो हमको तीनों ही केस में सिमिलरिटी मिल रही है, कि जो भी पोल स्ट्रेंथ है, या मास की स्ट्रेंथ है, या चार्ज की स्ट्रेंथ है, इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये तीनों में अलग अलग है, ठीक है। ये इसको हमने इस तरीके से समराइज कर लिया। अब इसको हम कभी भी अगर हम भूलना भी चाहें तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अभी इसको आप अगर भूलना चाहो तो आप इसको भूल नहीं सकते हो, इस तरीके से आप जो है इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ और मैग्नेटिक फोर्स है, इसको यूज करते हुए हमको जो है एक, अगर हम किसी एक बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सियल और उसकी जो है इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, तो हमको इस कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग अभी आगे चलते हैं। सर जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज को भी याद करने का कोई तरीका है क्या, हाँ लॉन्ग टाइम उनकी के लिए? हाँ उनकी वैल्यूज को याद करने का ऐसा कोई तरीका तो नहीं है शॉर्टकट, ठीक है। बस ये कि आप उनको अगर उसको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और फिर आप उसको देखेंगे कि एक बार आपको रिवाइज करना होगा कि हाँ ग्रेविटेशनल में ये वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वैल्यू है, और मैग्नेटिज्म में ये वैल्यू है, ठीक। तो वो जो कंपैरिजन जो आपके माइंड में चलेगा उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन से याद हो जाएगा। इंडिविजुअल आप अगर रटोगे तो भूल जाओगे, और कंपैरिजन से क्या होता है कि वो तीनों ही चीजें याद हो जाती है। ओके, समझना। यस सर।
ठीक है। कोई भी चीज इस तरीके से आप कंपेयर करके जब आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो वो आपके माइंड में उसका एक तरीके का एक मैप सा बन जाता है, ठीक है। बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल उस वैल्यू को रटो कि 1/4 पाई 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹ और फिर वहां पर जा करके कुछ गलत हो गया, ठीक है, वैसा नहीं। आप उसको ऐसे याद करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, मैग्नेटिज्म में यही वैल्यू 4 π × 10⁻⁷ होती है, और ग्रेविटेशनल में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। ऐसे जब आप एक बार करोगे, दोबारा देख लोगे, तो फिर आपको वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। कभी आप उसको भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। यस सर। तो अभी हम लोग जो है इसका एक बार बस फॉर्मूलाज को मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ क्या है, उसके बाद में हम लोग इसका यूज देखेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। सो अभी आप लोग को विजुअल है ये प्रॉपर। यस सर। यस सर। तो अब ये हमारा जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, तो हमने क्या बोला, इट इज प्रोपोर्शनल टू Qm1 इंटू Qm2। Q यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं, इट इज मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई आपको दिया गया, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें ड्यू टू अ मैग्नेटिक मैग्नेटिक आई मीन ये क्या बोलते हैं, डाइपोल, अभी हम लोग डाइपोल करेंगे आगे, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होता है, वहां पर 1/r³ होता है, ठीक। तो आपको ऐसे उसमें चार ऑप्शन दे दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो उनमें से जो जितने भी 1/r² को फॉलो कर रहे हैं वो सभी कैसे हो गए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करने वाले, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर हमने लगा दिया, इट इज μ0/4 पाई Qm1 Qm2/r²। बस ये हो गया हमारा जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स मीन्स कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एज इट इज गिवन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको मालूम है कि दिस μ0/4 पाई, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। सॉरी, 4 पाई तुमने यहाँ से ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा, सो μ0/4 पाई 10⁻⁷, ठीक है। और हेनरी पर मीटर, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, अभी हम लोग जो है मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है,
ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल, अगेन हम फिर से आपको वही बताएंगे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था कि वहां पर हम कोई दो चार्जेस लेते थे जो कि एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस थे, ठीक। तो उनके बीच में मीन्स ये जो सिस्टम होता था इसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और जो कोई एक चार्ज और दो जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग को जो है मैग्नेटिज्म में करना है। यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो डाई का मतलब ही होता है टू, ठीक है, आप लोग को अच्छे से मालूम है, डाई मीन्स टू। और डाइपोल का मतलब है एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर दो तरीके के पोल्स हो, ठीक। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो वहां पर दो तरीके के मैग्नेटिक पोल्स होंगे, और हमको मालूम है कि जो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो कहीं पर भी अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर कि एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल है, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये तो हम लोग कूलम फोर्स से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर दो जो है हमारे पास दो पोल्स हैं, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जो कि दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है, तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। और यहाँ पर भी वैसे ही कि किसी भी एक, बिकॉज जो हम यहाँ पर दो पोल ले रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में क्या करते थे, एक हमारा प्लस चार्ज होता था, एक माइनस चार्ज, लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ क्या होती थी, बराबर होती थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा कि हम दो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स लेंगे, उन दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, वो बराबर होगी, और जो है बट अपोजिट होगी। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, तो किसी भी एक की पोल स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ये जो टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मोमेंट टर्म आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था और यहाँ पर भी था, जब भी मूवमेंट आ जाएगा इट मीन्स कि अब ये जो चीज है यहाँ पर हमको फोर्स नहीं टर्म यूज करेंगे। अगर किसी भी हम अगर चार्ज को वहीं पर रख रहे हैं, ठीक, तो चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, नॉट टॉर्क, ठीक है। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो वो क्या एक फोर्स, एक सपोज कर लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है कि अ चार्ज इज सिचुएटेड, a charge is kept at rest in certain space of in certain region of space and the charge experiences, अब नीचे आपको ऑप्शन दे दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स में से एक आपको फोर्स दे दिया, एक टॉर्क दे दिया, ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स दे दिया, एक हो गया नॉन ऑफ दिस। तो अब जो है अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो क्या फील करेगा, रेस्ट पर अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स को फील नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज को मूवमेंट में होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चार्ज रेस्ट पर है, सिंगल चार्ज है, तो इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है, इस पे क्या लगेगा, फोर्स। अब सेम चीज जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमको जो है ये जो जैसे हमने मोमेंट यूज किया, मोमेंट का मतलब है कि आप कहीं पर अगर मोमेंट वर्ड यूज हो रहा है तो वो फोर्स नहीं फील करेगा, वो क्या फील करेगा, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, और ये बीच में कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, इनको किसी भी अगर हमने अगर ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स हैं, इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होगी कि इसको फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दें, इसमें एक मोमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या अगर चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल एंड मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी फील्ड की टेंडेंसी होगी कि इस डाइपोल को वो फील्ड की अलोंग रोटेट कर दे, ठीक है, इसमें एक मोमेंट क्रिएट करें, ठीक। जितना ज्यादा ये जितना क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा ये उतना ही इसका ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है टर्म समझ में आया नहीं आया,
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें कि मैग्नेटिक डायपोल ये मूवमेंट जैसे आ जाता है, सर क्योंकि मैंने देख, यस। सर जैसे जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है सर, उसमें इस डिस्टेंस भी तो दोनों की स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए, लेकिन सर जो बार मैग्नेट होता है उसमें तो डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है, तो सर वो डाइपोल की तरह क्यों एक्ट करेगा? हाँ तो नहीं, ये होना चाहिए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हम कुल मिलाकर के यहाँ पर यह है कि दो चार्जेस होने चाहिए मैग्नेटिक। अब वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसका रिलेशन है उस चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की स्ट्रेंथ से, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई दो स्मॉल चार्जेस हैं, ठीक, स्मॉल चार्ज है और उनकी डिस्टेंस इतनी है कि वे एक दूसरे के फील्ड में हो। चार्ज हमारा बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा है कि दूसरा चार्ज इसके फील्ड को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है, तो डाइपोल नहीं फॉर्म करेगा, ठीक। मैग्नेट के केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक पोल होता है, एक पोल और दूसरा पोल, वो दोनों एक दूसरे के फील्ड में ही होते हैं, ठीक है। और वो हमेशा रहेंगे क्योंकि ये एक क्लोज लूप होता है, कितना भी हम लंबा बार मैग्नेट बना दें, ये दोनों जो फील्ड होते हैं, जो पोल्स होते हैं, ये एक दूसरे के फील्ड में ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर तो हम इसको यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम जो है, वहां पे स्मॉल चार्ज होता है तो डिस्टेंस बहुत कम लेते हैं, अगर बहुत स्मॉल चार्ज होगा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में नहीं होंगे। जब तक ये एक दूसरे के फील्ड में है तब तक डिस्टेंस के लिए ये वैलिड है स्टेटमेंट, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट अभी तक में? देखिए ये बहुत माइन्यूट से पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका आपको पता होना मतलब एब्सोल्युटली जो है जरूरी है। अदरवाइज जो है आप लोग, मतलब आप लोग करते क्या, बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत रट लेते हो, और फिर वो बारीक सी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आती है जो कि जिसमें कुछ नहीं लगना है और वो मिस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो है ये जो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से कैसे फील्ड निकालेंगे, और अगर कोई करंट लूप है, आपके जो नीट के सिलेबस में भी दिया गया है कि करंट लूप का कैसे, हाउ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है देन हाउ दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ लूप इट बिहेव्स लाइक अ डाइपोल एंड सो ऑन। इस तरीके के जो है ये और आपके उसमें जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, तो इनको हम लोग जो है अभी अपने नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। तो एक बार मैं आप लोग अटेंडेंस ले लूँ। यस सर। सर यस। सर जो हमारी बुक है सर, उसमें लिखा है कि जो रिपल्शन होता है वो मैग्नेटिज्म का श्योरर टेस्ट होता है, तो सर ऐसा हाँ क्यों? हाँ, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है। मैग ओके सर। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लूँ पहले। तो ठीक है, सो अभी आप लोग जो है लीव कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी के आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। Namaste, sir. नमस्ते। Thank you, sir. ओके। Yes, Anshika, you want to ask something?